Hello guys, I'm Reena Kashyap and welcome to my YouTube channel Learn English with Reena Kashyap. मैं बहुत दिनों के बाद अपना कोई वीडियो डाल रही हूँ ग्रामर से रिलेटेड, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही थी। एक्चुअली में मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। कुछ टाइम पहले मेरा इंटरनल एग्ज़ाम था और फिर से मेरा फाइनल एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का स्टार्ट हो गया, तो मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई और ना ही मैंने कोई वीडियो डाला। बट नाउ आई एम फ्री, सो फिर से मैं अपने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उस वीडियो में हम, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, उस वीडियो में आप लोगों को टेंस पढ़ाऊँगी। टेंस जिसका कि हिंदी होता है काल। टेंस के नाम से आप लोग सारे मेरे हिसाब से अवगत होंगे। सभी को टेंस के बारे में थोड़ी ना थोड़ी जानकारी तो अवश्य होगी। तो चलिए उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी लेते हैं। तो उस जानकारी को पाने के लिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट टेंस। ओके, देन कम टू द पॉइंट। फर्स्ट, टेंस के बारे में सभी ने सुना है जी। टेंस का हिंदी होता है क्या? काल। काल का मतलब समय से होता है। काल का मतलब हमारा समय से होता है, ठीक है। जैसे ये सब टेंस के बारे में सारे लोग जानते होंगे कि टेंस होता क्या है। तो वही टेंस हमारा टाइम का बोध कराता है, मतलब टाइम बताता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस टाइप से थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों के पास होगी। तो चलिए, वैसे अगर टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो आपका 2 लाइन का एक डेफिनेशन आएगा। द टेंस, द वर्ड रेफर्स टू विच, इस तरीके से कुछ डेफिनेशंस आते हैं जो कि हमें ग्रामर में उसका कोई यूज़ करना, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं आता हमें डेफिनेशन। एक्चुअली में डेफिनेशन आर यूज टू फॉर अंडरस्टैंड, मीन्स कि हम डेफिनेशन का प्रयोग केवल और केवल चीज़ों को समझने के लिए करते हैं, ना कि उन्हें रटने के लिए या फिर कहीं ग्रामर में उसका ऐसा कुछ यूज़ होता है, ये मायने नहीं रखता। हम केवल और केवल टेंस का प्रयोग सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए करते हैं। तो हमें उसके डेफिनेशन पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान क्या देना है? उसके पार्ट्स पे और उसके पार्ट्स के पार्ट्स पे, और फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कैसे होता है, ये इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग टेंस फैमिली की बात करते हैं। तो वही पहले था टेंस हमारा एक अकेला, ठीक है, जिसका कि हमने हिंदी में लिख रखा है, वो काल होता है। तो पहले हमारा क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक टेंस एक अकेला था। लेकिन जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि फैमिली का जो बिल्डअप होता है वो एक किसी एक इंसान से स्टार्ट होता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे होते हैं और फिर उसका जनरेशन आगे बढ़ता जाता है। तो भाई हमारे टेंस की मिसेज का तो कोई अता पता नहीं है, बट उसके बच्चे बहुत सारे हो गए। तो हमारा टेंस था पहले एक अकेला, उसने 3 को ये किया, उसके थ्रू 3 हमारे टेंस निकल के आए, ठीक है, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है क्या? फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि हमारा टेंस कितना था? पहले से एक था और बाद में उसके 3 बेटे हुए। कौन कौन भाई? तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों ने जब मतलब बिल्डअप किया तो इन्होंने एक दूसरे का अनुसरण करते हुए 4-4 का जनरेशन बढ़ाया। कितने का? 4-4, यानी कि एक का 4, दूसरे का भी 4 और तीसरे का भी 4। यानी कि जो काम बड़े ने किया उसी काम को छोटे ने भी दोहराया और उसी काम को तीसरे ने भी दोहराया। तो इनकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ी, उसके कहानी हम जानते हैं। अब देखिए, अगर आपसे टेंस की पार्ट्स की बात की जाए तो आप जान रहे हो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो कि किसी भी इंसान के पूरे ज़िंदगी में आता है। जो चल रहा होता है वो उसका प्रेजेंट होता है, जो बीत जाता है वो उसका पास्ट होता है और जो आने वाला होता है वो उसका फ्यूचर होता है। तो मतलब किसी भी इंसान का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सारा कॉमन है, सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो शिक्षित हों वो भी बात करते हैं, जो शिक्षित नहीं हैं वो भी उसकी बात करते हैं कि अगर उसका प्रेजेंट क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, इस तरीके से, या उसका भूत, भविष्य, वर्तमान, हम सब बता देंगे। इस तरीके से हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन इसकी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, मीन्स टेंस के बाद दूसरी जनरेशन में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आ जाते हैं, और जो थर्ड जनरेशन है जहाँ की हमारा टेंस स्टॉप हो जाता है, उस जनरेशन के बारे में लोगों को जानकारियाँ कम रहती हैं। वो इसलिए कम रहती हैं क्योंकि वो लोग डीपली उसमें जाते नहीं हैं, और जो जाते हैं उनके पास जानकारी होती है, जो नहीं जाते उनके पास जानकारियाँ
नहीं होती हैं। तो आपको इन चारों का अगर पार्ट्स का नाम याद रखना है तो उसके लिए आपको सिर्फ ये जो 4 वर्ड हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है। सभी को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट का नाम इंडेफिनिट होता है, सेकंड का नाम कंटिन्यूअस होता है, थर्ड का नाम परफेक्ट होता है और फोर्थ का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। हमें पूरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इतना याद करना है कि आवर फर्स्ट पार्ट इज़ इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपके सारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सारे टेंसेज में यही रहेंगे। केवल जब आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे, और जब पास्ट टेंस की बात कर रहे होंगे तो पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, एंड देन जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप फ्यूचर इंडेफिनिट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जब कंटिन्यूअस की बात होगी तो कंटिन्यूअस में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। फिर से अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि हमें क्या याद करना है, तो केवल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन्हीं 4 चीज़ों को हमें याद करने की ज़रूरत है। बाकी अन्य किसी भी चीज़ को या फिर उसका मतलब अगर आप इन सभी चीज़ों को याद करोगे तो आप पूरे टेंस के पार्ट्स याद कर लोगे। मीन्स सेकेंड जनरेशन के जो जितने बेटे हैं आपको उनके बारे में जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगर आप मतलब पूरी मतलब आप जैसे कि एक चीज़ों को रखते हो कि चलो भाई टेंस का फर्स्ट ये हमने याद कर लिया, सेकंड अब वही पहाड़ जैसा लग रहा है उतना पूरे 4 को हमें याद करना है, फिर 5वें में फिर हमें उतना याद करना है, तो मतलब इस तरीके से आपके लिए वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आप इन 4 वर्ड को अगर याद करते हो तो फिर आपका क्या होता है कि एक से आप तीनों के पार्ट्स याद कर लेते हो। एक्चुअली में आपको करना क्या है, देखिए प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट जो आया वो इंडेफिनिट आया, वो बेचारा बड़ा सामान्य था, उसको हम सिंपल भी कहते हैं, इसीलिए मतलब कि नॉर्मल सा सीधा साधा एक पहला उसका बेटा हुआ। ठीक है, फिर उसने टेंस ने मतलब प्रेजेंट ने सोचा कि चलो हमारा एक बेटा हो गया, तो फिर उसने सोचा कि नहीं अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं हम, कंटिन्यू करते हैं। तो उसने इंडेफिनिट तक नहीं स्टॉप किया खुद को, उसने फिर से कंटिन्यूअस किया, यानी निरंतर उसका जो जनरेशन बढ़ाने का काम था उसको उसने जारी रखा। और जब उसने जारी रखा तो उसका दूसरा बेटा क्या आया, कंटिन्यूअस आया। तो पहला तो बड़ा सामान्य था, दूसरा में तो काम लगातार चल ही रहा था, तो वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। तो वो क्या था भाई, टेंस का और प्रेजेंट का दोनों का मतलब एक जैसा हुआ और दूसरा दूसरे के जैसा हुआ। लेकिन तीसरा जो था उसमें उसने सोचा कि एकदम परफेक्ट, यानी कि हमारा फैमिली जो है परफेक्ट हो गया। लेकिन फिर बेचारे का वो क्या कहते हैं मूड क्या हुआ कि नहीं, इंडेफिनिट तो हमारा सामान्य था लेकिन ये दोनों हमारा बड़ा होशियार है, तो इसके जैसा इस दोनों का मतलब कुछ इसमें गुण थे खास और कुछ इसमें थे। तो उसने सोचा कि नहीं, इन दोनों के खास गुणों को मिलाकर एक हमारा और आना चाहिए, तो उसने परफेक्ट कंटिन्यूअस को लाया। तो पहले हमारा क्या था भाई, पहले हमारा केवल और केवल इंडेफिनिट था, और उसमें फिर क्या हुआ कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों को शामिल करके उसने परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया। जैसा कि आप देख ही रहे हो, तो आपको भाई कितने याद करने हैं, केवल और केवल 3, क्योंकि यही 3 न्यू वर्ड है आपके लिए, बाकी तो सारे वही रिपीट हो गए हैं। तो पहला आपको याद करना है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथे में ये दोनों दूसरे और तीसरे वाले को एक साथ जोड़ दो और उसमें प्रेजेंट जोड़ दो, तो हो गया भाई आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका टेंस फैमिली कंप्लीट। आपको फिर कुछ एक्स्ट्रा मतलब सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, बस इतना ही में आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई। ये आप याद रखोगे कि पहला उसका बेटा सामान्य हुआ था जिससे कि सिंपल उसने नाम रखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरे में क्या हुआ कि उसने सोचा कि भाई हमें और जनरेशन आगे करना है, तो उसने कंटिन्यू किया, तो कंटिन्यूअस। तीसरे में सोचा कि भाई चलो इसी में परफेक्ट हो गया हमारा, लेकिन फिर से उसकी मूड चेंज हो गई, तो उसने तीसरे में परफेक्ट किया, लेकिन फिर उसने परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बो एक परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया, तो चौथा हमारा क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, टेंस फैमिली ट्री। अब चलिए हम इसके पहले पार्ट को लेते हैं। तो पहले पार्ट को लेने के पहले हमें कुछ समझना है। क्या समझना है कि टेंस जो हमारा होता है उसमें मतलब उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होते हैं। टेंस के स्ट्रक्चर मतलब टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिखा राम इट्स अ मैंगो, ये हमने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, और हम मान रहे हैं कि भाई ये जो सेंटेंस है हमारा ये टेंस का है। तो अब हमें जानना ये है कि इस टेंस में, जैसे कि आपको मैंने इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था,
तो हमारा कोई भी जो सेंटेंस होता है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर ही बना होता है। लेकिन हमारा टेंस में क्या होता है कि इसमें ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बना होता है। ये भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट्स हैं, बट हम इसको टेंस के तरीके से समझेंगे। टेंस के तरीके से समझेंगे वो ऐसे कि हम इसमें सब्जेक्ट को अलग करेंगे, वर्ब को अलग करेंगे और ऑब्जेक्ट को अलग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट के बारे में पहले समझेंगे कि हमारा सब्जेक्ट ये होता क्या है। तो सब्जेक्ट के बारे में तो आपने बस इतना जाना होगा कि वो आपका क्या हो जाएगा कि विषय का नाम होता है, ठीक है। विषय को आप सब्जेक्ट कहते होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट का यूज किसी और वे में करते हैं। वो क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्ता। जैसा कि आपने हिंदी के बुक में भी पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को इस तरीके से जो आपके आते थे। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अब भाई ये हमारा कर्ता क्या होता है, तो कर्ता वो होता है हु डज समथिंग, यानी जिसने कुछ भी किया है, चाहे चोरी की है, सीना जोड़ी की है या फिर कुछ भी किया है, ठीक है। हु डज समथिंग इज सब्जेक्ट। जिसने कोई भी काम किया है किसी भी सेंटेंस में, या कोई भी सेंटेंस हो उसमें जिसने जिस काम को किया है, किसी भी काम को किया है, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। देन मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि हु डज समथिंग इज सब्जेक्ट, ओके। देन नाउ वी स्टडी अबाउट वर्ब, यानी वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्या, क्रिया। अभी भाई हमारा क्रिया क्या होता है, तो वर्क डन बाय सब्जेक्ट। इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी काम कर्ता के द्वारा किया गया है वो हमारा क्या होगा, क्रिया होगा। यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। देन आफ्टर वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हिंदी यहाँ पे मैंने लिखा है कर्म। विथ वूम सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी जिसके साथ कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है। यानी कि एक तरीके से उसको मान लीजिए कि सब्जेक्ट और वर्ब का स्टेपनी। यानी कि जैसे ही अपने मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा है क्या, कि राम इट्स अ मैंगो, ओके। तो अब भाई इसमें काम कौन कर रहा है, तो इसका हिंदी अगर करें तो राम आम खाता है, ठीक है। तो आम कौन खा रहा है, राम। तो हु डज समथिंग, यानी कि काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो हम इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं कि हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ओके। अब एक यहाँ पे दूसरा वर्ब की बात करें तो वर्क डन बाय सब्जेक्ट, यानी कि जो भी कार्य हमारा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया, तो सब्जेक्ट के द्वारा काम क्या किया गया, इट्स, यानी खाने का काम किया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो विथ हुम सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी कि जिसके साथ कर्ता ने कर्म किया हुआ हो, यानी कि जिसके साथ कर्ता की क्रिया संपन्न हुई हो। तो मतलब क्रिया किसके साथ संपन्न हुई, आम के साथ। ना आम होता ना राम खाता, तो भाई कौन सा इंपॉर्टेंट था, आम इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा एक वाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया कि हमारे टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि हु डज समथिंग इज सब्जेक्ट, वर्क डन वाइज वर्ब, एंड विथ हुम सब्जेक्ट डज समथिंग इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब हो गया। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको आगे के लिए ये काम आ जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि इसका पहला जो होता है क्या, पहला पार्ट हमने बताया कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इंडेफिनिट के आगे प्रेजेंट लगा देंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा इंडेफिनिट टेंस हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। या जिसको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है, यानी सामान्य वर्तमान काल। तो अब सामान्य वर्तमान काल क्या होता है कि जिससे निश्चित का बोध हो, मतलब निश्चितता का बोध हो कि कोई भी वाक्य जो है वो निश्चित है। जिसको मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल थिंग्स, रोजाना किए जाने वाले कार्य, रोजाना किए जाने वाले कार्य, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि चिरंतन सत्य,
ओके। जैसे कि रोजाना किए जाने वाले कार्य में अगर मैं बात करूं तो मैं खाता हूं। चिरंतन सत्य की बात करें तो सूरज पूरब में उगता है। ठीक है, इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। और अगर इसके बाकी की पहचान की बात करें, मतलब बाकी की इसकी पहचान क्या होती है, तो इसके बाकी की पहचान कि जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, मतलब इन सभी चीज़ों को ले लीजिए कि ता है, ती है, ते हैं, जैसे यहाँ पे खाता हूँ, उगता है, इस तरीके से। देन किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब लगा रहता है, वो वाक्य हमारा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, इसके वाक्य की पहचान यही है। जब भी आपको कोई वैसा वाक्य टेंस में या ट्रांसलेशन में इंग्लिश ट्रांसलेट करने की बात की जाए तो आप उस वाक्य को ध्यान से देखना। अगर उस सेंटेंस में ता है, ती है उसके लास्ट में लगा हुआ रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे आप मैथ्स का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है, उसके हिसाब से जैसे अलजेब्रा का फॉर्मूला लेते हैं A+B का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो आप उस फार्मूले के बेस्ट पे उसको सॉल्व करते हो। ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, टेंस में भी एक फार्मूला लेंगे जिसको कि हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये पहले हमने कॉलम बना लिया और इसमें हमने डाला पहले सब्जेक्ट, ओके, फिर हमने डाला वर्ब, उसके बाद फिर डाला ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि कोई भी वाक्य में तीन ही चीज़ होता है, टेंस का कोई भी सेंटेंस हो उसमें तीन ही चीज़ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने इसको क्लासिफाई कर लिया है भाई कि पहले सब्जेक्ट डालेंगे, फिर वर्ब डालेंगे, फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे। अब आपको यहाँ पे वर्ब में कन्फ्यूज़न होगा कि मैंने यहाँ पे वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों डाला है, तो भाई अब वर्ब 5 का यूज़ कहाँ करेंगे और वर्ब 1 का यूज़ कहाँ करेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, हो गया। इसमें पहला क्या है आपका, वर्ब का कुछ सिंपल होता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर बात करो गो, ठीक है, उसका दूसरा हो जाता है क्या, वेंट। तीसरा क्या होता है, गोन। चौथा क्या होता है, गोइंग। और पांचवा हो जाता है गोज। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे एस या फिर ई एस केवल इतना ऐड करना है, इसमें ING इतना ऐड करना है। तो अगर इतना आप करते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा और V5 हो जाएगा। तो पहले तो भाई आपको टेंस पढ़ने के लिए, नरेशन पढ़ने के लिए, वॉइस पढ़ने के लिए वर्ब फॉर्म्स की जानकारी एकदम इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वर्ब फॉर्म्स से अवगत नहीं हो तो आप हो जाओ, आपकी किसी भी ट्रांसलेशन के बुक के बैक साइड में वर्ब फॉर्म्स दिए हुए रहते हैं, जिसमें कि आपको V1, V2, V3, V4, V5 इस तरीके से सारे रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, इस तरीके से वो होता है। तो अभी आपको फिलहाल स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट की बात की जाए तो उसमें पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे V1 और V5 की जानकारी चाहिए। तो V1 तो आप जान रहे हो कि जो रहेगा वही नॉर्मल रहेगा, और V5 में क्या करना है कि जो भी वर्ड है उसमें आप ये जानते हो किसके साथ S लगता है और किसके साथ ES लगता है। तो वहाँ पर आप वर्ड को देखते हुए उसके साथ S या फिर ES का इस्तेमाल कर लो। यानी कि कोई भी आपका V1 है उसमें S या ES ऐड कर देते हैं तो हमारा V5 बन जाता है। तो इससे आपने क्या समझा कि हम इससे ये हमारा वर्ब प्लूरल होता है। ठीक है, लेकिन हम V5 का यूज कहाँ करते हैं, तो थर्ड पर्सन के
थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम भी 5 का यूज करते हैं। अब हमारा ये पर्सन क्या होता है? तो पर्सन हमारा 3 टाइप का होता है, जैसा आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इस तरीके से वही हमारा हिंदी में भी होता है और संस्कृत में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं कहने वाला, इसको कहते हैं सुनने वाला, और थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए। पहला हमारा होता है कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके बारे में कहा जाए। अब इसको हम क्या करते हैं? सिंगुलर और प्लूरल 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला करते हैं सिंगुलर और दूसरा करते हैं प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में हमारा फर्स्ट पर्सन का होता है आई और प्लूरल उसका हो जाता है बी। इसमें यू होता है और यू ही रह जाता है। थर्ड पर्सन में होता है क्या? ही, सी, इट एंड नेम। सिंगुलर से आप समझ रहे हैं कि नेम सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, और इसमें होता है वो दे। ठीक है, तो ये इतना हमारा क्या हो गया? ये हमारा पर्सन हो गया कि सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट एंड नेम और दे। ये सारा हमारा क्या हो गया? पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए। अब अगर देखो कहने की बात, तो हम लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, ये बात कहने की कौन करते हैं? आई या फिर वी। इसके अलावा कोई कहने का काम नहीं करता। यू की बात करें तो तुम पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं। ये काम क्या है? सिर्फ सुनने का है, जिसके बारे में बातें की जाए। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे लोग पढ़ते हैं। इस तरीके से क्या होता है? इनके बारे में सिर्फ बातें होती है, यहाँ पे मौजूद हो या ना हो, पर इनके बारे में बातें हो रही होती। यानी जब बात हो रही होगी किसी के बारे में तो हमारा थर्ड पर्सन होगा, जब किसी को हम कुछ सुना रहे हैं तो हमारा सेकंड पर्सन होगा, और जब कोई अपना एक बात कह रहा है तो हमारा क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्या मैंने बताया? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या क्या आ रहा है भाई? ही, सी, इट और नेम। यहाँ पे हमने डाल दिया V5 कि हम इसके साथ V5 का यूज करते हैं। किसके साथ करते हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का यूज करते हैं, और बाकी सभी जगहों पे V1 का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में प्लूरल में नहीं जाना है, सिर्फ सिंगुलर नंबर में V5 का यूज होता है। बाकी सभी के साथ क्या होता है? V1 का यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 का यूज होता है। तो इस तरीके से ये था क्या हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का हो गया। अब इसके आगे हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों की बात करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि उसके आगे कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो पहले तो आप इतना को क्लियर करो, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका नेगेटिव, पॉजिटिव बताऊंगी, सॉरी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताऊंगी। ओके, थैंक यू।